Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the chapter Contemporary South Asia. In just one go we will be skimming through all the contents जो भी हमने पढ़ा है. So let's get started. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वॉर एरा से हम अपने खुद के रीजन जो हम जहाँ पे रहते हैं साउथ एशिया, वहाँ पे जाके इंडिया, पाकिस्तान जिन्होंने न्यूक्लियर पावर के क्लब को ज्वाइन करा है और फिर ये एकदम से ग्लोबल अटेंशन में आ गए, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ साउथ एशिया. तो साउथ एशिया है क्या? बेसिकली साउथ एशिया फॉलोइंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है. कौन कौन सी कंट्रीज़? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ठीक है. तो हिमालयाज़ आपको देखने को मिलता है नॉर्थ में, फिर आपको नीचे इंडियन ओशन देखने को मिलता है. जैसे अगर ये है मतलब मान लो हमारा इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमारे हिमालयाज़ है, फिर यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, फिर यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. इस तरह से हमारा इंडिया कवर्ड है ना. और ये जो है एक टाइप की नेचुरल इंसुलैरिटी प्रोवाइड करता है टू द रीजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस. कौन कौन से? लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है, फिर आपका सोशल आ गया और क्या आ गया? कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस पूरे सब कॉन्टिनेंट से. जो बाउंड्रीज़ हैं इस रीजन में वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, जैसे कि आपको ईस्ट में, वेस्ट में देखने को मिल जाएगी, एज दे आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ. अफगानिस्तान और म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन द डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज अ होल. चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है बट हम उसको इस रीजन का पार्ट कंसिडर नहीं करते. ठीक है. और जो वेरियस कंट्रीज़ है साउथ एशिया में, सब कंट्रीज़ का एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है. अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बाद भी श्रीलंका और इंडिया ने सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑपरेट किया सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल टू पॉइंट आउट मेनी लिमिटेशंस, बट हमें एक चीज़ रिमेंबर करनी पड़ेगी कि इंडिया हैज़ रिमेन्ड डेमोक्रेसी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर श्रीलंका. पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, जो कि पहले एक ही थे, उन्होंने सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों एक्सपीरियंस करा है. और बांग्लादेश जो है वो डेमोक्रेसी रही है इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. पाकिस्तान ने पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड स्टार्ट किया था विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली, लेकिन उसने मिलिट्री coup भी सफ़र किया 1999 में, और इट इज़ बीन रन बाय सिविलियन गवर्नमेंट सिंस 2008. 2006 तक नेपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था विद द डेंजर ऑफ किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स. 2008 में मोनार्की अबॉलिश की गई, नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया. और इन सब के एक्सपीरियंस से हम ये जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी अब एक एक्सेप्टेड नॉर्म बनता जा रहा है पूरे साउथ एशिया के रीजन में. ऐसी कुछ चेंजेस हमें दो स्मॉलर कंट्रीज़ में भी देखने मिले ऑफ द रीजन, दैट इज़ भूटान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था इन 2008, और किंग की लीडरशिप के अंदर इट इमर्ज एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. मालदीव जो कि एक आइलैंड नेशन है, पहले तो वो सल्टनेट था 1968 तक, फिर उसने ट्रांसफॉर्मेशन लिया टू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 2005 में जो पार्लियामेंट थी मालदीव्स की वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम. जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड. ठीक है. ये मिक्सड कॉज जो है डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शो द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी. जो एक रीसेंट सर्वे हुआ द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोड दैट देयर इज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज, एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बी इट रिच, बी इट पुअर, बी belonging to different religions, they view the idea of democracy positively and support the institutions of the representative democracy. वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं over any other form of government and think that democracy is suitable for their own country. Now let's start with country wise. सबसे हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं. हमने इन डेप्थ इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझाया कि आप इस वीडियो को एक बार देखोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा. कौन सी वीडियो विल ऑल्सो लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन. इस पर एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने इन डेप्थ इन डिटेल इसको समझा है हर एक चीज़ को. अभी हम यहाँ पे इसको रिवाइज़ करेंगे. ठीक है. तो क्या होता है, हमें पाकिस्तान में मिलिट्री भी देखने को मिलती है और डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है. उससे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में इलेक्टेड लीडर्स आते हैं. पहले तो इलेक्टेड लीडर्स आने के बाद जो है मिलिट्री इन इलेक्टेड लीडर्स को ओवरथ्रो कर देती है, फिर वापस से इलेक्शंस होते हैं, फिर वापस से मिलिट्री आती है. तो एक जनरल पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था. ठीक है. अब क्या होता है, पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. कब किया था? 1956 में. सो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बाद जनरल अयूब खान आते हैं. जनरल अयूब खान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री को संभालते हैं. ठीक है. ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद वो अपने आप को इलेक्ट करवाते हैं. ठीक है. बट उनको अपना ऑफिस गिव अप करना पड़ता है क्योंकि लोग उनके रूल के अगेंस्ट जाते हैं. बहुत ही पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलता है, तो ही हैड टू गिव अप हिज ऑफिस.
ठीक है। तो क्या होता है कि अयूब खान आते हैं, ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने आप को इलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के बाद अब इलेक्ट कराया तो अब क्या होगा कि अब मिलिट्री ओवरथ्रो करेगी। तो अयूब खान जब अपना ऑफिस गिव अप करता है तो एक मिलिट्री टेक ओवर होता है। और कौन करता है मिलिट्री टेक ओवर? याह्या खान, अभी पहले में याह्या खान, ठीक है। अब याह्या खान के मिलिट्री रूल में पाकिस्तान जो है बांग्लादेश क्राइसिस फेस करता है। उस पाकिस्तान एक इंडिया के साथ वॉर में आता है 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान जो होता है वो उससे अलग हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करता है बांग्लादेश, ठीक है। अब हो गया, अब मिलिट्री टेक ओवर हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के साथ वॉर हुआ था पाकिस्तान का, वो हार गई थी। तो फिर कंट्री में अपनी इंटरनल वो जो भी अफेयर्स हुआ था, मिलिट्री चली गई। अब क्या होगा, वापस इलेक्शन होगा, ठीक है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसकी आती है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। इसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसकी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। कब आती है? फ्रॉम 1971 टू 1977, ठीक है। अब भुट्टो गवर्नमेंट आई, इलेक्शंस में वापस अब क्या होगा, मिलिट्री आ जाएगी। तो वापस से मिलिट्री आ जाती है और भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक 1977 में, ठीक है। अब लोगों ने डेमोक्रेसी चख ली थी, तो उनको वापस से क्या चाहिए थी? इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी। तो जनरल ज़ियाउल हक जो है एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करते हैं फ्रॉम 1982, जिसके बाद वापस से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। क्लियर? इस पीरियड में क्या होता है, इसके बाद में जब जो पीरियड होता है तो जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स होती है तो इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द कॉम्पिटिशन बिटवीन हर पार्टी, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग होती है वो। तो ये फेज़ होता है इलेक्टिव डेमोक्रेसी का, जो कि 1999 तक लास्ट करता है। फिर वापस से में जाती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को रिमूव करते हैं और फिर वो अपने आप को इलेक्ट करवाते हैं एज द प्रेसिडेंट। पाकिस्तान जो है इट कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय द आर्मी जो रूलर्स थे उन्होंने इलेक्शंस कराए थे ताकि वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक इमेज दे सके। एंड सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। 2008 से डेमोक्रेसी चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। अब एक बार लीडर्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि लीडर्स के बीच में हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे समझते हैं लीडर्स को। तो जैसे पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था 1956 में, हमने देखा तो कौन आया था? अयूब खान। अयूब खान ने अपने आप को इलेक्ट करवाया था। इलेक्शन के बाद क्या होगा? मिलिट्री। तो फिर कौन आया था? याह्या खान। अब फिर वापस से क्या होगा? इलेक्शंस होगा। कौन आएगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने रिमूव किया था? ज़ियाउल हक ने। ज़ियाउल हक, लोगों ने डेमोक्रेसी चख ली थी, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, है ना। तो ज़ियाउल हक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट फेस करते हो। फिर कौन आता है? बेनज़ीर भुट्टो। वापस से बेनज़ीर भुट्टो, ये कौन थी? इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसमें, ठीक है। फिर कौन आता है? फाइनली परवेज़ मुशर्रफ आता है। परवेज़ मुशर्रफ जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को रिमूव करता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1999 से 2008 तक होता है। ही हेल्ड एंड ही कंडक्टेड इलेक्शंस, जो कि इलेक्शंस कंट्रोल्ड थे, है ना। फिर 2008 से डेमोक्रेसी वापस से रिटर्न करती है और तब से पीपल लोगों की पावर प्रिवेल करती है। बेनज़ीर भुट्टो जो होती है शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो पॉलिटिक पीरियड जो होता है वो होता है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड आपका क्या था? मुस्लिम लीग, ठीक है। हर पार्टी, उसकी पार्टी कौन सी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी वापस तो आई थी बट वो वीक थी। तो अयूब खान टुक ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन, गेट्स पावर आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जो इलेक्शंस कराए थे अपने आप को इलेक्ट कराया था, पर वो जो इलेक्शंस थे वो अनफेयर थे, वो मैनिपुलेटेड इलेक्शंस थे। ही रूल्ड फॉर 11 ईयर्स। उनको पॉपुलर पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन की वजह से ही हैड टू गिव अप हिज ऑफिस, ठीक है। ही हैड टू रिज़ाइन बिकॉज ही फेस पब्लिक एंगर। याह्या खान पे हमने देखा है फेमस जो बांग्लादेश क्राइसिस अनफेमस जो बांग्लादेश क्राइसिस होता है वो होता है। एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर लीडर रिमूव्ड बाय ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक अगेन रूल्ड फॉर 11 ईयर्स, फेस प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट एंड देन बेनज़ीर भुट्टो। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जो है हम देख रहे हैं कि जो हमने जनरल पैटर्न देखा कि भाई पहले इलेक्ट करवाया, फिर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, फिर वापस इलेक्शंस हुए, फिर वापस मिलिट्री। तो ये पूरा रूल जो है हम देख रहे हैं, जो पूरा पैटर्न दिख रहा है। तो वाई पाकिस्तान फेल्ड एज अ डेमोक्रेसी, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा इसका वो बनेगा मिलिट्री डोमिनेंस। मिलिट्री डोमिनेंस एक की फैक्टर है
कि डेमोक्रेसी बार बार जो है पाकिस्तान में क्यों फैल जाती है। तो यहाँ पे जो है एक सोशल डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, मिलिट्री का, क्लर्जी का, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो देखने को मिलता है ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट, कि जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर देंगे और क्या इस्टेब्लिश कर देंगे, मिलिट्री गवर्नमेंट। क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में सोशल डोमिनेंस है, किसका है, मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, इन सब का। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है विद इंडिया, उसने प्रो मिलिट्री ग्रुप यानी जो मिलिट्री को सपोर्ट करती है उसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ये कैसे कि पाकिस्तान से इंडिया की लड़ाई हो रही है तो ये प्रो मिलिट्री ग्रुप कैसे पावरफुल बन रहा है, क्योंकि ये ग्रुप्स बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो डेमोक्रेसी तुम चाह रहे हो ये फ्लॉड है, और अगर तुम डेमोक्रेसी लाओगे, अगर तुम क्या लाओगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ लाओगे, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इट वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज़ एंड क्योटिक डेमोक्रेसी। तो जो है तुम हमें आर्मी को पावर में रहने दो, आर्मी का जो रूल है वो जस्टिफाइड वो अपने आप को बताते हैं, ठीक है। बट आप देखते हो कि डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, स्टिल वहाँ पे कंट्री में लोगों की प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत ही करेजस फ्री प्रेस है एंड अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ठीक है। चौथा क्या है, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। मतलब कि बाहर से भी लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई तुम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं भाई, वो सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री का डोमिनेंस, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। कोई सपोर्ट ही नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए तो मिलिट्री का डोमिनेंस रह रहा है। जैसे कि आप देखो कि जो यूएस है और या फिर जो बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ है, दे हैव एनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल। उन्होंने एनकरेज किया, क्यों किया? क्योंकि उन खुद के मतलब के रीजंस के लिए। उनको थ्रेट है व्हाट दे कॉल एज ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है। उनको किस चीज़ का थ्रेट है? ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट है। किसको? यूएस और ये जो बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको एप्रीहेंशन है कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है ये कहीं जाके इन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में ना लग जाए। तो ये पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम को अपने प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं, ठीक है। तो 4 रीजंस हो गए। पहला रीज़न क्या था? सोशल डोमिनेंस था, क्लर्जी वगैरह का। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इंडिया, हमने देखा कि इंडिया की जिससे ये तुम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी को चाह रहे हो, केओटिक है, सेल्फिश माइंडेड पार्टीज़ है, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी वर्ज पे आ जाएगी और ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान में फ्री प्रेस है हाउएवर, है ना, और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज दे फेयर द थ्रेट ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। तो ये था हमारा पूरा पाकिस्तान की कहानी, ठीक है। बहुत ईजी थी, यहाँ पे भी समझाया हुआ है, ये पूरा हमने उस वीडियो में समझा है, पूरा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में और अच्छे से। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक किसका पार्ट था? पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। बांग्लादेश में कुछ पार्ट जो है बंगाल और असम का भी आता था। जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर उस टाइम पे जो बंगाल और असम थे ना, तो उसका पार्टीशन एरियाज़ जो है वो बांग्लादेश के अंदर आता था। एंड जो लोग हैं इस रीजन के, रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। तो ये जो पाकिस्तान, अच्छा इसकी वो समझो, लोकेशन समझो, जोग्राफिकल लोकेशन तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। जैसे ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है यहाँ पे। मेरी वो ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो उसको संभाल लेना, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। यहाँ पे ये पाकिस्तान है और ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो पहले 1947 जब पार्टीशन हुआ था तो ये था वेस्ट पाकिस्तान, ये था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग रिजेंट करते थे, किस चीज़, क्या रिजेंट करते थे? डोमिनेशन। किसका डोमिनेशन? इन लोगों का डोमिनेशन था ईस्ट पाकिस्तान पे, और ये लोग अपनी खुद की उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे। जबकि अगर आप देखोगे कि जो बांग्लादेश की लोकेशन है वो असम और बंगाल से लोकेटेड। यहाँ पे वेस्ट बंगाल किसे बोलते हैं हम? ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कुछ लोकेशन समझ आ रहे हैं? तो बंगाल और असम के पार्टीशन एरियाज़ में बांग्लादेश का पार्ट आता था। तो ये रिजेंट करते थे इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज एंड डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज़ ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अब जो है ये अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब मान लो तुम बोलते हो हिंदी और तुमसे बोलूँ नहीं तुम तो बंगाली बोलोगे, नहीं तुम तो बंगाली बोलोगे, तुम्हें आती ही नहीं बंगाली भाई। तो द थिंग है कि तुम बोलोगे कि देखो मैं क्यों बोलूँ, मेरा तो हिंदी है ना। तो ऐसे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। तो बहुत ही अनफेयरली उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, जिन लोगों का बंगाली कल्चर था, जिन लोगों की बंगाली लैंग्वेज थी। एंड सो दे स्टार्टेड देयर प्रोटेस्ट
उन्होंने डिमांड करी कि हमें तो फेयर रिप्रेजेंटेशन दो एडमिनिस्ट्रेशन में, फेयर शेयर दो पॉलिटिकल पावर में। क्या डिमांड करा? फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, ये उन्होंने डिमांड किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट लिए थे अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट विच वाज मेटेड आउट टू द बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर। तो यहाँ पे एक लीडर आते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो होते हैं वो एक पॉपुलर स्ट्रगल लड़ते हैं अगेंस्ट दिस वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन, और वो डिमांड करते हैं क्या? ऑटोनॉमी, कि हमें सेल्फ रूल करना है अपने खुद के रीजन का। ये जो ईस्टर्न रीजन है उसकी ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में होते हैं इलेक्शंस। यहया खान के बाद कौन आता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ्रॉम 1971 टू 1977। इलेक्शंस हो रहे हैं 1970 में, तभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है पावर में आएंगे। ठीक है, तो जो 1970 के इलेक्शंस होते हैं उसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड वन द इलेक्शंस और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान हैड वन द इलेक्शंस। ठीक है, तो अवामी लीग लेड बाय द शेख मुजीब वन ऑल दी सीट्स इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ द पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को मिला के जो पूरा पाकिस्तान बन रहा था उसमें भी अवामी लीग की मेजॉरिटी थी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन जो गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप को, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मानते तुम्हारे इलेक्शंस को, ये तो गलत है। इवन उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवाया और दिस वाज अनदर मिलिट्री रूल ऑफ यहया खान, जब पाकिस्तानी आर्मी ने सप्रेस किया था ये मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। ठीक है, अभी तो यहया खान ही करवा रहे हैं ये सब, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो विल कम इनटू प्ले। तो पाकिस्तानी आर्मी ने सप्रेस कराया क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो उनका पॉपुलर लीडर था उसको भी अरेस्ट कर लिया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इन लोगों के प्रोटेस्ट को सप्रेस कराया यहया खान ने, जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट देयर अनफेयर ट्रीटमेंट, है ना। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय दी पाकिस्तानी आर्मी। और इसकी जिससे क्या होता है, 80 देयर वाज अराउंड 80 लाख पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया। तो इंडिया में भी हमें फिर रेफ्यूजी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सपोर्टेड जो ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड थी उसको सपोर्ट किया। उस टाइम पे जैसे इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिपेंडेंस के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है और वो उनको फाइनेंशियली, मिलिट्रली, मॉरली, मटीरियली हर तरह से सपोर्ट करती है। और जिसकी वजह से फिर इंडिया हैड टू इंडल्ज इन अ वॉर विद पाकिस्तान इन December 1971, जहाँ पे जो है पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर कर देते हैं। 90,000 पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन कि बांग्लादेश जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है और वो अपना फेथ दिखाता है इन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। किसमें? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जिसे इंडिया दिखा रहा है। लेकिन 1975 में जब शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स, कुछ ऐसे कोई वो है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शेख मुजीबुर रहमान को पावर मिल गई। I am the most powerful person of the entire country. I can do whatever I want. ऐसा एटीट्यूड था शेख मुजीब का। He had won the elections, है ना। तो 1975 में वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कराते हैं फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ये क्या है, ये हम ऑलरेडी 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। उन्होंने जितनी भी पार्टीज़ थी, बाकी पार्टी सबको अबॉलिश कर दिया एक्सेप्ट हिज ओन। उनकी खुद की पार्टी कौन सी थी? अवामी लीग, जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स देखने को मिलते हैं। एक ड्रामेटिक और ट्रैजिक डेवलपमेंट में ही वॉज असैसिनेटेड इन अ मिलिट्री अपराइजिंग इन 1975। अगस्त 1975 को एक मिलिट्री अपराइजिंग होती है जिसमें उनका पॉलिटिकल मर्डर हो गया था। फिर एक नया मिलिट्री रूलर हमें देखने को मिलता है, ज़ियाउर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान के बाद कौन आता है? ज़ियाउर रहमान।
ही फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी? BNP। कब बनाते हैं? 1979 में बनाते हैं। इलेक्शंस जीतते हैं वो, उनका भी असैसिनेशन हो जाता है, फिर वापस से एक अनदर मिलिट्री टेक ओवर होता है बाय लेट जनरल HM अरशद। ठीक है। द पीपल ऑफ बांग्लादेश रोज सून इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। पर ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है मिलिट्री टेक ओवर। क्या हो रहा है? ये हो रहा है मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री रूलर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो लोगों को क्या चाहिए थी? डेमोक्रेसी। पर यहाँ पे मिलिट्री आ रही है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट सामने आते हैं। तो अरशद ही वॉज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। फिर ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। मास पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं जो अरशद फिर जो मतलब हट जाते हैं। फिर इलेक्शंस अगेन होते हैं 1991 में। उसके बाद से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली है, विच वॉज बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस दैट हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश एंड दैट वाज ऑल अबाउट बांग्लादेश। की पूरी कहानी थी ये कि बांग्लादेश को पहले आज़ादी कैसे मिलती है, फिर बांग्लादेश के अंदर कैसे शेख मुजीबुर रहमान के बाद, ज़िया रहमान के बाद, जनरल HM अरशद के बाद फाइनली हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है विच इज़ बेस्ड ऑन द मल्टी पार्टी इलेक्शंस। या सो इस पार्ट में हम समझेंगे नेपाल को, ठीक है, बिकॉज आई थॉट कि विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट थिंग वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड देन फ्रॉम द बुक, क्योंकि बुक में थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा था। अब नेपाल जो है वो एक हिंदू किंगडम था पास्ट में, ठीक है। पहले क्या था? नेपाल एक हिंदू किंगडम था, लेकिन अभी मॉडर्न पीरियड में आते आते नेपाल